हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्या भाई? फंक्शंस। क्यों बोला सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने? बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आपके मैथ्स का 30% सिलेबस आधारित है, जिनका ये बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है आपके बच्चे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इन दो टॉपिक पे एक्चुअली आपके 4 चैप्टर हैं। वो चारों चैप्टर का बेसिक्स यहाँ से निकला है। सो अगर आपने फंक्शंस को ध्यान से समझ लिया तो वो चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं समझा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हम बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से फंक्शंस को कवर करेंगे। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि सर क्लास 11th में भी तो हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ना है क्या? नहीं बच्चे, क्लास 11th में जो आपने फंक्शंस पढ़ा था वो था बच्चे आपका पार्ट 1। क्या था जी? पार्ट 1। अब हम फंक्शंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मतलब इन्हीं कंसेप्ट का यूज करके जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है उसी का यूज करके अब हम आगे बात करेंगे। बट बच्चे, क्लास 11th के काफी बच्चों के ये प्रॉब्लम रहती है कि सर कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके। सो उन बच्चों के लिए जो कंसेप्ट, जिनको लगता है कि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सो हम एक बार ये जो पार्ट 1 है फंक्शंस का, जहां हमने बेसिक्स पढ़े थे फंक्शन के, उसकी रिवीजन करा देते हैं। बिकॉज हम क्लास 12th में उसका डायरेक्ट यूज करेंगे। सो जिन बच्चों को लगता है एकदम कंसेप्ट क्लियर है, सो वो अपना नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें। जिनको लगता है कि एक बार तो रिवीजन की जरूरत है, तो वो मेरे साथ 40 मिनट्स अपने दें और क्लास 11th का एक बार क्विक रिवीजन फंक्शंस का कर लें। ओके, तो शुरू करते हैं जो हमने क्लास 11th में ही पढ़ा था उसकी क्विक रिवीजन ऑफ फंक्शंस। सो फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चे, क्लास 11th में आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शंस की? याद है बच्चे? सो फंक्शन सर हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि फंक्शन जो है वो एक ऐसा रिलेशन है जिसके अंदर जो जितनी भी प्री इमेजेस हैं उन सब की इमेज होनी है, और जो भी इमेज होगी वो हर एक की यूनिक होगी। क्या बोला मैंने बच्चे? सो अगर मैं बोलता हूं आपको ये बात कि अगर ये रिलेशन A to B को फंक्शन होना है, इसको अगर फंक्शन होना है, तो जितने भी हमारे A की इमेजेस हैं, एलिमेंट्स हैं, A के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे बच्चे? प्री इमेजेस। इन सारे एलिमेंट की B में क्या होनी चाहिए जी? B में इमेज होनी चाहिए, है ना जी? और साथ साथ में जो इमेज होगी वो यूनिक इमेज होगी। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। इस बात को हम एक बार मैपिंग से भी समझते हैं। जो मैपिंग हम रिलेशन में भी पढ़ चुके हैं और क्लास 11th फंक्शंस में भी पढ़ चुके हैं, वही मैपिंग की बात कर रहा हूं। सो अगर ये A है, अगर ये B है, सो मान लेते हैं A के जो एलिमेंट्स हैं वो है आपके 1, 2, 3 और 4। B के जो एलिमेंट हैं वो है A, B, C और D। सो अगर ये रिलेशन है, लेट्स सपोज R, ये रिलेशन आपका फंक्शन होगा तभी होगा जब ये सारे एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट की इमेज होगी B में, है ना जी? सो इमेज होने का मतलब क्या है कि ये किसी ना किसी पॉइंट से ज्वाइंट होंगे, सॉरी। और जो ज्वाइंट होंगे वो इस तरीके से होंगे कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट से ज्वाइन है। सो मतलब अगर 1B से ज्वाइन हो गया है तो 1A से या 1C से या 1D से ज्वाइन नहीं हो सकता। यहां से जो एरो निकला है वो सिंगल एरो निकलेगा। सो अगर आप कहीं देखेंगे कि 3 को हमने यहाँ पे लेट सपोज ऐसे D से भी ज्वाइन कर दिया है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक पर्टिकुलर नंबर से सिर्फ एक ही एरो निकलना चाहिए। ये बात बोलता है हमारा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन। बात समझ में आई बच्चे? राइट। अब देखिए, यही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं फंक्शन के लिए। क्या बोला गया है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट B। मतलब A सेट, जो हमारा A सेट जहां से हमारा फंक्शन पुट करना है, जहां से हमें इनपुट करना है फंक्शन के अंदर में, उन सारे सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनको कहीं ना कहीं से एसोसिएट कराना है B के साथ। ओके जी।
और जितने भी एलिमेंट को आप एसोसिएट करा रहे हो ए के, वो सारे यूनिक एलिमेंट अटैच होंगे बी के साथ में। मतलब हर एक की सिर्फ ही सिर्फ एक इमेज होगी बी के अंदर में। तो अगर मैं आपको बोलता हूं बच्चे कि ये 3 रिलेशंस दे रखे हैं, ये रिलेशन है लेट सपोज 1 जो आपका ए सेट से बी पे दिया है, ये रिलेशन है लेट सपोज 2 जो आपका ए से बी पे दिया है, और ये रिलेशन है लेट सपोज 3 जो आपका ए से बी पे दिया है। तो आप बताओ इन में से कौन सा रिलेशन जो है आपका फंक्शन है, कौन सा रिलेशन जो है मेरे बच्चे वो आपका फंक्शन है? आप फटाफट से बताइए। हमने क्या बोला था? वो रिलेशन फंक्शन होगा जिसके ए सेट के एलिमेंट, मतलब पहले सेट के जो एलिमेंट हैं उन सब की जो है बी में इमेज होनी चाहिए। मतलब हर एक को कहीं ना कहीं से ज्वाइन होना चाहिए, हो रहा है जी, और सिर्फ एक ही से ज्वाइन होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक ही एरो निकलना चाहिए। सो ये हमारा क्या दिख रहा है जी? फंक्शन दिख रहा है। यस, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, फंक्शन है। ओके, अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में अगर देखते हैं तो यहां पे क्या सारे एलिमेंट्स बी से ज्वाइन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 की कोई भी इमेज नहीं है। सो हमारी जो पहली कंडीशन है वो ये वाला सेट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाला रिलेशन जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम 1 को देखते हैं, इसकी यूनिक इमेज नहीं है, इसकी 2 इमेजेस आ रही हैं, इसकी 2 इमेजेस आ रही हैं। तो ये तो भैया हमारी सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। याद है बच्चे, ये बात पढ़ी थी हमने। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला। यहां पे अब हमने 3 की जगह 4 एलिमेंट लिए हुए हैं। अब इन चारों को हमने सिंगल सिंगल एलिमेंट ऑफ बी से ज्वाइन किया हुआ है, और चारों को ही किया हुआ है। तो ये भी हमारी दोनों कंडीशन, पहली भी और दूसरी भी, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी क्या हुआ मेरे बच्चे? ये भी फंक्शन हुआ। बात समझ आ गई कि फंक्शन क्या होता है? समझ आ गया, आई होप। सो अगर कोई फंक्शन ए टू बी सेट है, अगर कोई फंक्शन हमारा कहां से, ए से निकला है और बी पे जा रहा है, तो हम जनरली ये फंक्शन को शॉर्ट में एफ से डिनोट करेंगे और बोलेंगे फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, ये एरो क्या बता रहा है? टू साइन को, कि ए से निकलकर बी तक पहुंचा है। तो मतलब जो हम इनपुट डालेंगे वो इससे डालेंगे और आउटपुट जो निकालेंगे इस पे निकालेंगे। बात समझ में आई बच्चे? अगर बात समझ में आ गई है तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के तौर पे क्या डेफिनेशन बनती है फंक्शन की, चलिए एक बार उस पे भी नजर डाल देते हैं। फंक्शन की अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन पे बात बोले तो जो पहली कंडीशन थी वो कंडीशन बोल रही थी कि हर एक ए सेट का जो एलिमेंट है, मतलब जो अगर स्मॉल ए मानते हैं जो एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए सेट को, तो उसके रिगार्डिंग एक ऐसा एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करेगा। तो हम बी एलिमेंट मानते हैं जो बी को बिलोंग करेगा, इस प्रकार से कि ए बी पेयर एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब क्या है जी इस बात का मतलब है कि अगर मैं फंक्शन में ए एलिमेंट डालता हूं तो उसका आउटपुट जो है वो बी निकल कर आएगा, और वो बी जो निकल कर आएगा वो इस प्रकार से निकल कर आएगा कि ये दोनों पेयर हमारे फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके जी, सो मतलब ए बी अगर हमारे फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे तो ए बी पेयर बिलोंग करेगा फंक्शन को। इस बात को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? कह रहे हैं कि लेट सपोज आपका फंक्शन है एफ, उसमें आप एलिमेंट जो डाल रहे हैं वो लिखेंगे ऐसे, फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगा के। तो हम अगर मान ले ए डाल रहे हैं तो ऐसे ए लिखेंगे, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आउटपुट आएगा। आउटपुट आएगा तो मतलब इसके जो बाहर में रिजल्ट आएगा वो आएगा यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या आ रहा है जी? ए को फंक्शन में डालने के बाद रिजल्ट आ रहा है बी। सो इस तरीके से भी हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके जी, समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसे भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर मैं बोलता हूं, इसी के साथ दूसरा पॉइंट जो था क्या था जी? अगर मैं ए को डालता हूं फंक्शन में तो वो यूनिक इमेज देना चाहिए जो कि सिर्फ बी होगी। सो अगर लेट सपोज हम मान के चलते हैं कि ए बी के साथ साथ ए सी पेयर भी फंक्शन को बिलोंग करता है, ए बी के साथ साथ ए सी पेयर भी फंक्शन को बिलोंग करता है, मतलब ये दोनों पेयर फंक्शन को बिलोंग करते हैं। ओके जी, सो
इसका मतलब क्या है कि ए को जब हमने इनपुट में डाला तो बी आउटपुट आया, और इसका मतलब क्या है कि ए को इनपुट में डाला तो सी आउटपुट आया। तो फंक्शन क्या बोलता है कि फंक्शन बोलता है कि सिर्फ ए को अगर डाल रहे हैं तो एक ही आउटपुट आना चाहिए। जैसे यहाँ दो आउटपुट दिए तो दो नहीं आना चाहिए। तो ये क्लियरली बोलता है कि अगर ये दोनों पेयर फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं तो इस बात का मतलब है कि जो ये बी और सी हैं वो बराबर है, ये तभी बिलोंग करेंगे। अगर ये दोनों पेयर फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं ये तभी करेंगे जब बी और सी बराबर है। क्यों? क्योंकि ए को अगर डाल रहे हैं फंक्शन में तो आउटपुट में सिर्फ एक ही आना चाहिए, बी या सी, बी या सी, एक ही आना चाहिए। बात समझ में आई बच्चे? बात समझ में आई? अब इस बात को मैं आपको जो मैपिंग करी थी वहां से कुछ शॉर्टकट बताता हूं जहां पे आप डिडक्ट कर सकते हो कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। कैसे? देखिए, हम अगर ध्यान से देखें तो ये लेट सपोज 3 केसेस बना रहा हूं मैं, 3 केसेस बना रहा हूं, मेरे साथ साथ बनाइए आप भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, यहां से हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पहला केस है ए, दूसरा केस है बी और तीसरा केस है सी। यहां एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। हमारा फंक्शन है लेट सपोज ये है हमारा फंक्शन नहीं बोलते हैं इसको, रिलेशन बोलते हैं। ये रिलेशन 1, ये रिलेशन 2, ये रिलेशन 3। ठीक है जी, ये केसेस लिए। ये है फ्रॉम सेट ए टू बी, ये मान लेते हैं कोई और ए और बी सेट है, ये भी कोई और ए और कोई बी सेट है। ठीक है जी। तो यहाँ पे है 1 2 3, यहाँ पे है ए बी सी डी, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी ए बी सी डी। ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब रिलेशन के अंदर में फंक्शंस बनाने हैं हम, तो कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं फंक्शन पे। एक तो हमने सिंपल देखा कि भैया अगर जी मैं यहाँ पे इसको इंडिविजुअली ज्वाइन करा दूं तो ये फंक्शन होगा। ट्रू है? यस है ना। अब अगर लेट सपोज मैं ये ऐसे ज्वाइन कराऊं, है ना, क्या ये फंक्शन है? फंक्शन की क्या डेफिनेशन है कि इन सारे एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, और इन सारों से जो एरो निकला है मतलब हर एक की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो 1 की सिर्फ सिंगल इमेज है बी, 2 की सिर्फ सिंगल इमेज है बी, 3 की सिर्फ सिंगल इमेज है सी, और 4 की सिर्फ सिंगल इमेज है सी। सो ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। पहला भी फंक्शन है और दूसरा भी फंक्शन है। दोनों बातें सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई सबकी जो है इमेज है और सबकी एक ही इमेज है, मतलब सब में सिर्फ एक ही एरो निकला है। बट थर्ड सेट में क्या हुआ? थर्ड सेट में जो है 1 ए से मिला, 2 बी से मिला, 2 सी से भी मिला, 3 जो है डी से मिला, और 4 किसी से नहीं मिला। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों? दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहली कंडीशन क्या थी जी? पहली कंडीशन थी कि सबकी इमेज होनी चाहिए, 4 की इमेज नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी कि किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती है। 2 की बी भी आ गई है, 2 की सी भी आ गई है ना, 2 एरो निकल रहे हैं 2 से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन को फॉल्स कर रहा है ना। सो ये फंक्शन नहीं है। अब शॉर्टकट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फंक्शन चेक करने का क्या है, कह रहे हैं देखिए मैपिंग से अगर आपको चेक करना है ना, सो अगर आपका यहाँ पे डायरेक्टली लाइंस बन रही हैं, सिंगल लाइन बन रही है हर एक से, तो फंक्शन है। या फिर आपका ये देखिए, ग्रेटर देन का सिंबल होता है ना, देखिए लाइन से क्या फॉर्म हो रहा है? ग्रेटर देन का सिंबल। अगर ग्रेटर देन का सिंबल बन रहा है तो भी आपका लाइन से जो है ग्रेटर देन का सिंबल बन रहा है तो भी आपका ये फंक्शन है। बट अगर बच्चे कहीं से भी लेस देन का फंक्शन बन रहा है, साइन बन रहा है, जैसे ये देखिए लेस देन का है ना, ये लेस देन का साइन बन रहा था ना, ऐसा कुछ बन रहा था। ये देखिए 2 से बी पे, 2 से सी पे, अगर कहीं पे एक भी जगह ऐसा साइन आ जाए तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई भी एक पॉइंट पे ये खाली रह जाए, कहीं पे भी ऐसा खाली रह जाए तो ये फंक्शन नहीं है। यहां से कोई तीर निकला ही नहीं है तो पहुंचेगा ही नहीं जी वो तीर, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। बस ये बात तो क्लियर रखना, एकदम क्लियर रखना। ठीक है बच्चे, समझ में आया? अगर ये बात समझ में आई है तो आई होप आपको सब कुछ याद आ गया होगा। ये सेम चीज़ तो अब हमने मैपिंग में पढ़ी। अगर मैं इनकी बात करता हूँ आपसे, कोई टेस्ट करना है, अगर आपको लेट सपोज कोई ग्राफ दे रखा है और आपको बताना है कि ये ग्राफ क्या फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे? सो लेट सपोज मैंने आपको यहाँ पे 2 ग्राफ दिए, ग्राफ 1 ग्राफ 2। तो आप एकदम सिंपल काम करेंगे, आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करेंगे।
ठीक है जी। ग्राफ 1 के अंदर में जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मतलब आपने जो इनपुट डाला है वो एक्स डाला है और आउटपुट निकाला है वो वाई निकाला है, इस बात का मतलब है। ठीक है जी। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि आपने जो फंक्शन में इनपुट डाला है वो एक्स है और आउटपुट डाला है वो वाई है। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टिकल लाइन। सिमिलरली इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये प्लस वाई, ये प्लस एक्स, ये माइनस वाई और ये माइनस एक्स, ये हम पढ़ चुके हैं बचपन में, है ना। तो ये भी माइनस एक्स, ये माइनस वाई रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि हम इनपुट एक्स डालेंगे और आउटपुट वाई निकालेंगे। ठीक है। सो अब क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा मतलब कि ये फंक्शन क्या है और क्या ये फंक्शन है, ये आपको चेक करना है। ठीक है जी। मतलब या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं करना है, ये चेक करना है। तो क्या एकदम सिंपल सा काम है। उसके लिए आपको करना है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है जी। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको सच सच बात बताएगा। क्या कहेगा, कह रहा है कि आप इस पूरे ग्राफ में कहीं पे भी एक सीधा लाइन जोड़ी है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन जोड़ी है ना, ये वाली। सो ऐसे सीधी लाइन बनाइए, ऐसे कहीं पे भी बना सकते हो, कहीं पे भी जहां आपका मन करे। और जहां भी बना रहे हैं ना, किसी भी एक जगह पर, किसी भी एक पॉइंट पे ये ग्राफ को ना एक से ज्यादा जगह टच नहीं करनी चाहिए, तो ये फंक्शन है। तो देखिए कहीं भी हम बनाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ इसी पॉइंट पे टच करिए, यहाँ पे सिर्फ ये इसी पॉइंट पे टच करिए, यहाँ पे सिर्फ ये इसी पॉइंट पे टच करिए, यहाँ पे ये लाइन सिर्फ इसी पॉइंट पे टच करिए। तो अगर ये लाइन मेरे बच्चे एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो हमारा ग्राफ फंक्शन है। बट अगर वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे टच कर गई तो हमारा ग्राफ फंक्शन नहीं है, हमारा ग्राफ फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी थी, देखिए ये लाइन यहाँ भी टच कर गई, यहाँ भी टच कर गई। कोई और लाइन बनाते हैं। ठीक है, देखिए एक लाइन ये यहाँ भी टच कर गई और यहाँ भी टच कर गई, तो ये ग्राफ क्या है मेरे बच्चे, फंक्शन नहीं है। ये ग्राफ क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह क्रॉस कर रही है। एक भी लाइन ऐसी क्रॉस करेगी ना, तब भी हमारा ग्राफ फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक और ग्राफ बनाता हूँ मैं। ठीक है, कोई ऐसे फंक्शन है, हम मान के चल रहे हैं, लेट्स सपोज ये फंक्शन है, तो हमें चेक करना है कि क्या सच्ची में है या नहीं है। सो ग्राफ कुछ मेरा ऐसे जा रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज ऐसे जा रहा है। तो अगर इस ग्राफ पे मैं यहाँ लाइन बनाऊंगा, यहाँ लाइन बनाऊंगा, ये तो एक जगह टच कर रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा है, तो आप सोचेंगे ये फंक्शन है। मैं कहूँगा नहीं है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं कर रहा है ना, यहाँ तो दो जगह टच कर गया। तो कहीं पे भी अगर एक से ज़्यादा जगह वर्टिकल लाइन टच कर सकती है दो पॉइंट को, तो वो फंक्शन नहीं है। सो इस एरिया की वजह से ये फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐसे हम ग्राफ के तौर पे बता सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं। सो आई होप बच्चे अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन नहीं होता है। सो अब हम आगे बात करते हैं फंक्शन को अगर हमें इन द टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। सो लेट सपोज मैं यही तीन फंक्शंस की बात करता हूँ जो हमने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल आपके लिए हैं। इन तीनों के ऊपर देखकर हम देखते हैं कि फंक्शन को कैसे हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। मुझे पता है कि आप सबको आता है, जस्ट एक बार मैं रिवाइज ही करवा रहा हूँ। तो अगर R1 हमारा ये फंक्शन निकला था, तो मान लेते हैं कि लेट सपोज ये हमारा फंक्शन 1 है। तो फंक्शन किस पे है जी, A से B पे। तो फंक्शन है जी हमारा A to B पर। तो फंक्शन को अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है तो हम बोलेंगे कि फंक्शन में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 से A पे, है ना जी। जहां पे आपके एरो ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके ऑर्डर पेयर हो जाएंगे। फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ से, सेकंड कंपोनेंट यहाँ से। ऐसे ही इसमें हो जाएगा 2 से C पे, 2 से C पे, यहाँ पे हो जाएगा 3 से B पे, और यहाँ हो जाएगा 4 से D पे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ। ठीक है ना, ये क्या हुआ जी, हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ। सिमिलरली लेट सपोज ये भी फंक्शन निकला था हमारा, तो ये हो गया हमारा फंक्शन 2, ये हो गया हमारा फंक्शन 2। ओके, ये होगा फंक्शन 2। अब फंक्शन 2 में क्या क्या है जी, 1 और B पे मिला हुआ है, 1 हमारा B से मिला हुआ है, 2 हमारा B से मिला हुआ है, और 3 हमारा C से मिला हुआ है, और 4 हमारा जो है बच्चे वो हमारा C से ही मिला हुआ है। तो ये ऑर्डर पेयर फंक्शन 2 के हो गए, ये ऑर्डर पेयर हमारे फंक्शन 1 के हो गए। तो इस तरीके से हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। अब एक छोटी सी बात और थी क्लास 11 में जो हमने पढ़ी थी, वो था डोमेन, रेंज और आपका कोडोमेन के बारे में। याद होगा आई होप, डोमेन,
रेंज एंड कोडोमेन के बारे में। सो बच्चे, अगर हम बात करते हैं कभी भी डोमेन की, तो जो डोमेन है ना आपका, जो डोमेन है वो आपका फंक्शन के अंदर में जो भी ये फर्स्ट सेट के एलिमेंट है वो सारे कवर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं वो सेम हैं जितने भी यहाँ पे पहले सेट में एलिमेंट है, जितने भी यहाँ पे पहले सेट में एलिमेंट है। क्योंकि फंक्शन में क्या होता है जी, हर एक सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको कहीं ना कहीं से बी सेट में कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मतलब जितने भी हमारे यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट है वो सारे के सारे कवर होंगे यहाँ पे। सो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ जो डोमेन होगा वो और कुछ नहीं, सारे एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट के। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 और 4। ओके जी, ठीक है। फंक्शन 1 के लिए भी यही होगा, फंक्शन 2 के लिए भी यही होगा। ये तो हमारा फंक्शन था ही नहीं, ये तो फंक्शन था ही नहीं। अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो बच्चे, फंक्शन 1 के लिए और फंक्शन 2 के लिए जो रेंज होगी वो कैसे चेक करेंगे? वो होगा सेम हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है फंक्शन का उसका सेट। सेकंड कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? ए सी बी और डी। क्या है जी? ए है, सी है, बी है और डी है। तो ये हमारा फंक्शन 1 की जो है रेंज हो गई, सेकंड कंपोनेंट का सेट। यहां फंक्शन 2 में क्या है? बी आया है 2 बार और सी आया है 2 बार, तो हम एक एक बार लिखेंगे। एक आया है बी और एक आया है सी, तो ये हो गई रेंज। ठीक है जी, बात क्लियर है। कोडोमेन क्या होता था? कोडोमेन होता था हमारा सेट बी, मतलब जो बाद वाला सेट जहां से हमने इमेजेस निकाली हैं उसके सेट को हम कोडोमेन बोलते थे। याद आ रहा है? यहां जैसे रिलेशन में था वैसे ही हमारा फंक्शन में है। सो कोडोमेन भी वही हो जाएगा, हमारा सेट बी का जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको लिख देंगे, ए बी सी एंड डी। दोनों में, फंक्शन 1 में भी यही होगा, फंक्शन 2 में भी यही होगा। बात समझ में आई बच्चे? सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था जो हमने फंक्शंस में पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा अच्छे से। अगर बच्चे ये बात एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब हम डायरेक्टली जा रहे हैं रियल फंक्शंस की ओर। रियल फंक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर पर बनाया है। मैं डायरेक्टली उस पर क्यों जा रहा हूं? क्योंकि आपके जो यहाँ पे यूज आएगा, जो आपका क्लास 12th में यूज आएगा, वो डायरेक्टली यूज आएगा रियल फंक्शंस का। जो भी हम मेनली बात करेंगे वो बात करेंगे फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर पे। कुछ पर्टिकुलर फंक्शन हमारे हमेशा फिक्स रहते हैं जिनके लिए हमने नाम दे रखा है। उन फंक्शन को हमने आपको क्लास 11th में पढ़ाया था, उसको ही एक बार रिवाइज कर रहे हैं। कौन कौन से फंक्शन थे जी? कांस्टेंट फंक्शन था, है ना जी, आपका आइडेंटिटी फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन था, सिग्नम फंक्शन था, रेसिप्रोकल फंक्शन था। बच्चे सारे फंक्शन हमने पढ़े थे। क्यूब फंक्शन था, स्क्वायर फंक्शन था, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब रूट फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन था, याद आ रहा है, लीनियर फंक्शन था। ये सारे फंक्शन के ग्राफ, डोमेन, रेंज, फंक्शन क्या कैसा दिखेगा, ये सब हमने पढ़ा था क्लास 11th में। एक बार बस क्विक रिवीजन इसकी कर लेते हैं और ऑपरेशन और फंक्शंस पढ़ लेते हैं, तो हमारा क्लास 11th वाला पार्ट जो हमें क्लास 12th में चाहिए वो कवर हो जाएगा। फिर हम मूव ऑन कर पाएंगे इजीली जो हमें क्लास 12th में पढ़ना है। तो देखिए, सो कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जब हम कुछ भी इनपुट डालें, तो लेट सपोज x इनपुट डालते हैं तो आउटपुट में हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिले। जैसे हमने c मान लिया, c क्या है जी? कांस्टेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? फिक्स वैल्यू, है ना जी, कांस्टेंट वैल्यू मिले। ओके, मतलब एक फंक्शन में x डाला, ठीक है, x क्या है? x कोई आपका रियल नंबर है जो आपने इस सेट से निकाला है, ठीक है जी। ये निकालने पे आउटपुट आपको एक कांस्टेंट नंबर मिला, मतलब कि आपको 3 मिला, तो 3 क्या एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है। या fx इज इक्वल टू 5 मिला, तो ये सारी वैल्यूज क्या बता रहा है? आपको एक कांस्टेंट वैल्यू बता रहा है, ठीक है ना। अब इस बात का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। हमने ग्राफ कैसे ड्रॉ करना होता है? एक y एक्सिस बनानी होती है, एक x एक्सिस बनानी होती है। तो ये हो गया हमारा y पॉजिटिव, ये हो गया y नेगेटिव, ये हो गया x पॉजिटिव और ये हो गया हमारा x नेगेटिव, ठीक है। अब बच्चे अगर ग्राफ बनाना है तो हम ग्राफ के लिए क्या करेंगे? हमें पता है कि x की अगर कोई भी वैल्यू चूज करूं तो y की वैल्यू हमेशा c मिलेगी। मतलब y क्या डिनोट कर रहा है? y हमारा डिनोट कर रहा है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू, है ना। fx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? हमेशा c ही मिलेगी। सो मान लेते हैं fx की वैल्यू c जो है वो ये है, यहाँ पे इतनी वैल्यू है ना,
ठीक है, ये हमारा कोई सी वैल्यू है जो फिक्स वैल्यू आ रही है, ठीक है, सी की वैल्यू मान लो 3, 5 कुछ भी मान लो अपने पास में। सो अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो भी सी है, 1 पुट करूंगा तो भी सी है, 2 पुट करूंगा तो भी सी है, 3 पुट करूंगा तो भी सी है, तो हर जगह भी सी मिल रहा है। ऐसे ही मान ले -1 पुट करने पे भी सी मिलेगा, -2 पुट करने पे भी सी मिलेगा, हर जगह पे सी मिलेगा, है ना। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, इसको ज्वाइन करें सारे पॉइंट्स को, तो हमें क्या दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस पे। एक स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल जा रही है एक्स एक्सिस पे, जो दूरी है इन दोनों की वो है कितनी, और कुछ नहीं, सी दूरी से जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा किसका जी, ये ग्राफ बनेगा हमारा कांस्टेंट फंक्शन का, राइट। सो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन क्या है यहाँ पे, डोमेन है कोई भी x की वैल्यू जो रियल नंबर हो, कोई भी x की वैल्यू जो रियल नंबर हो, तो डोमेन है हमारा रियल नंबर, है ना। अगर मैं बात करता हूं बच्चे रेंज की, तो रेंज क्या आएगा, रेंज आएगी जो आपका आउटपुट वैल्यू आ रही है, आउटपुट क्या आ रहा है, हमेशा सी आ रहा है, हमेशा सी आ रहा है, जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, सी मिलेगा। सो अगर इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट क्या है जी, सी की जगह 3 है तो 3 हो जाएगा। इसकी बात करें तो आउटपुट क्या हो जाएगा जी, 5 है तो 5 आउटपुट आ जाएगा। सो दिस इज आवर आउटपुट वैल्यूज, या यही है हमारी रेंज। तो बच्चे अगर कोई भी फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें चेक करनी होती है, क्या फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन है मान लो f(x = c), उसकी डोमेन रेंज क्या है और उसका ग्राफ कैसा बन रहा है। मैं रियल वैल्यू फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, रियल वैल्यू फंक्शन की, रियल वैल्यू फंक्शन मतलब जो आपका रियल सेट आपका a है और b भी आपका रियल सेट है, ठीक है। सो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, ऐसा फंक्शन, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ आइडेंटिटी फंक्शन की, आइडेंटिटी फंक्शन का जो ग्राफ है वो क्या बोलता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या बोलता है पहले ये देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिटी फंक्शन बोलता है जो भी आप इनपुट में डाल रहे हो, जो भी आप फंक्शन के अंदर में डाल रहे हो वही आपको बाहर मिलेगा। तो अगर आपने x अंदर डाला है तो x ही बाहर मिलेगा, जहां x जो है आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो ये फंक्शन है ये और कुछ नहीं, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है जी, बात समझ में आई। सो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, y एक्सिस मतलब कि जी हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन की वैल्यूज दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव। ओके, सो ग्राफ कैसा बनेगा, कह रहा है कि देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0, तो ये पॉइंट आ गया। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, तो ज्वाइन कहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ पे होगा। ग्राफ ड्रॉ करना आता है, हमें बचपन में सीखा हुआ है। 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, तो ग्राफ यहाँ ज्वाइन होगा। 3 है तो यहाँ भी 3 होगा, तो ग्राफ कहीं यहाँ ज्वाइन होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर माइनस में देखेंगे तो -1 है जब वैल्यू, तो यहाँ भी -1 आएगी, तो ग्राफ कहाँ होगा जी, यहाँ पे कहीं ज्वाइन होगा। जहाँ पे ऐसे ग्राफ कैसे बनाता है, ऐसे लाइन जहाँ पे ज्वाइन कर रही हो, है ना, ऐसे ही बनाते हैं, याद है बच्चे। वैसे ही -2 पे भी यहाँ -2 पे होगा तो यहाँ कहीं ज्वाइन होगा। ऐसे -3 यहाँ है, -3 यहाँ है तो कहीं यहाँ पे ज्वाइन होगा। अब क्या करेंगे, अब इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। अगर पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो क्या दिख रहा है मुझे, एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक स्ट्रेट ऐसे लाइन जा रही है जो हमें दिखाएगी ये लाइन क्या जी, फंक्शन x जब आउटपुट भी x आ रहा हो। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा जिसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ठीक है जी। और ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा हमारा बच्चे 45 डिग्री का, ठीक है। जो स्लोप होगा वो 45 डिग्री का होगा। ये मैं बता रहा हूँ आपको कैसे होगा, क्या होगा, ये मैं अभी नहीं समझा सकता क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ओके, ये बात समझ में आई। अगर बच्चे ये बात भी समझ में आ गई है आपको, तो अब देखिए इस ग्राफ को, इस आइडेंटिटी फंक्शन को सॉरी, हम एक और साइन से डिनोट करते हैं, आई से, ठीक है। कहीं भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा तो हम जनरली इसको आई से डिनोट करेंगे, और कैपिटल में जो ग्राफ को हमने, जो फंक्शन को हमने नाम दिया होगा वो डिनोट कर लेते हैं। तो लेट सपोज हमने फंक्शन को x नाम दिया है, सो ये x से ऐसे पैरमेंट लिखा जाएगा। तो ये ix फंक्शन है जो कि हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ix फंक्शन है ये और कुछ नहीं है, इसमें हमने इनपुट x डाला है और आउटपुट x आया है, तो ये मतलब आइडेंटिटी फंक्शन डिनोट कर रहा है। बात समझ में आई। अब इसके डोमेन रेंज की बात करते हैं। डोमेन क्या है जी, कोई भी रियल वैल्यूज हम यहाँ से ले सकते हैं। देखिए कोई भी अगर पॉजिटिव लाए तो उस पर भी ग्राफ आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू ले तो उस पर भी ग्राफ आ रहा है। तो डोमेन हो गया हमारा रियल नंबर। रेंज क्या होगी यहाँ पे, रेंज भी देखिए y की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे तो उस पर ग्राफ आ रहा है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू ले तो उस पर ग्राफ आ रहा है। वैल्यू ले नेगेटिव और पॉजिटिव पे ग्राफ कैसे आ रहा है,
वहाँ पे अगर मतलब ऐसे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे किसी भी पॉइंट पे, तो आपको ग्राफ पे कहीं ना कहीं मीट करेगी। वैसे नेगेटिव साइड में कहीं पे भी ऐसे लाइन बनाएंगे तो वो ग्राफ पे मीट करेगी। तो मतलब हर वैल्यू पे आपकी जो है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ना जी। सो रेंज क्या होगा यहाँ पे भी, यहाँ भी हो गया आपका रियल नंबर। ठीक है, कैसे पता चलता है? कह रहे अगर हम ग्राफ को देखते हैं, सो अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाए, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन मीट कर रही है हर पॉइंट पे या जिस भी पॉइंट पे, तो वो हमारा रेंज में कवर करेगा। डोमेन में कैसे होगा? कह रहे जहां पे भी अगर आप एक ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, अगर वो वर्टिकल लाइन आपकी हर पॉइंट पे कवर कर रही है, तो वो हमारा डोमेन में कवर कर रहा है वो पॉइंट्स। ठीक है, अभी आगे आगे समझाएंगे कि कैसे चेक करेंगे कि ये पॉइंट कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी आगे आगे समझाएंगे। ठीक है, देखते जाइए। अब हम अगला फंक्शन की बात करते हैं, मॉडुलस फंक्शन की। मॉडुलस फंक्शन कह रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन का मतलब है कि अगर मैं कोई एक्स वैल्यू डालता हूं, चाहे वो पॉजिटिव डालूं चाहे नेगेटिव डालूं, तो आपको आंसर जो है उसका पॉजिटिव मिलेगा, जिसको हम मोड एक्स से डिनोट करेंगे। सो अगर मैं कोई वैल्यू लेट सपोज डालता हूं 2, तो आउटपुट क्या मिलेगा जी? 2 की पॉजिटिव वैल्यू। तो 2 की पॉजिटिव वैल्यू 2 है। अगर मैं कोई नेगेटिव वैल्यू डालता हूं लेट सपोज -2, तो -2 का पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा जी? माइनस साइन को हटा दीजिए, 2 आएगा। सो ऐसा वैल्यू जो है हमारा क्या डिनोट करेगा? मॉडुलस वैल्यू को डिनोट करेगा। ठीक है, सो इस फंक्शन को हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ग्राफ देखते हैं, है ना। सो ग्राफ को देखा जाए, देखिए कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, जिसको हम फंक्शन से ही डिनोट करते हैं लेट सपोज डायरेक्टली। अब ओके, अब देखिए ग्राफ कैसे होगा। कह रहे हैं कि देखिए जब हम पॉजिटिव वैल्यू डाल रहे हैं तो पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, तो ग्राफ जैसे हमारा आइडेंटिटी का था वो तो यहाँ पे सेम रहेगा, है ना जी। क्यों? जो इनपुट डाला है वही आउटपुट आ रहा है फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। तो हमारा ग्राफ कैसा रहेगा? जैसे आइडेंटिटी फंक्शन में था वैसे ही सेम रहेगा। बट नेगेटिव वैल्यूज को डालने पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है। तो मतलब जैसे मैं अगर -1 को डालता था x में, तो आंसर क्या आएगा जी? 1 आएगा। तो वो यहाँ कहीं मीट कर रहा है। अगर मैं -2 को डालता था तो कहाँ मीट कर रहा था जी? वो कहीं यहाँ मीट कर रहा था। ऐसे ही -3 को डाल रहे थे तो आपका कहाँ मीट कर रहा था? यहाँ पे मीट कर रहा था। तो ग्राफ का पॉइंट जो है वो कुछ ये कनेक्ट कर रहा है, ये आपका ऐसे कुछ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये कनेक्ट हो रहा है। सो ये आपका ग्राफ बन रहा है ना। सो डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा जो एक्स एक्सिस से वर्टिकल लाइन बनाएंगे वो सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन। सो मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो ये एक्स एक्सिस है, यहां से वर्टिकल लाइन बनाओ, ये सारी वैल्यूज मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव रियल नंबर, सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है डोमेन। तो डोमेन क्या हो गया जी? रियल नंबर, है ना। पॉजिटिव सारी वैल्यूज को, नेगेटिव सारी वैल्यूज को कवर कर रहा है, तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं आपसे रेंज की, रेंज में क्या कवर करेगा? रेंज में देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ठीक है जी। पेन चेंज कर लें, आपका पेन हम ये ले लेते हैं ग्रे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, पेन कोई और चूज किया जाए, लेट सपोज मैं येलो करता हूँ, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है ना, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है, सारी वैल्यूज पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। कहीं नेगेटिव वैल्यू पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने पे कुछ कवर आ रहा है? नहीं, खाली है, ग्राफ कहीं मीट नहीं कर रहा है यहाँ पे। सो रेंज में क्या आ रहा है? सिर्फ रियल नंबर की पॉजिटिव वैल्यू, जिसको हम r+ से डिनोट करते हैं। तो रेंज क्या है जी इसकी? r+। डोमेन क्या है? r। यही बात हम आपको समझा रहे थे जब आइडेंटिटी फंक्शन में बात कर रहे थे। ऐसे ही चेक करते रहना बच्चे, ऐसे ही बस चेक करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है? सिग्नम फंक्शन, ये फंक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है जी? कह रहा है सिग्नम फंक्शन बोलता है कि अगर आप x को पुट कर रहे हैं, तो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप मान लीजिए x की वैल्यू 1 आएगी आउटपुट में। आउटपुट में क्या आएगी? 1 आएगी। अगर x की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे हैं तो आपकी x की वैल्यू 0 आएगी। अगर बच्चे आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर रहे हैं, मतलब 0 से कम पुट कर रहे हैं, तो आपकी वैल्यू -1 आएगी, ठीक है, आपकी वैल्यू -1 आएगी। तो इस फंक्शन को हम जनरली डिनोट करते हैं इस तरीके से, एक्स सिग्नम फंक्शन को ऐसे डिनोट किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में x को लिखा जाता है। तो इनपुट ये डालेंगे, आउटपुट ये आएगा। तो मतलब नेगेटिव वैल्यू के लिए यहां डालने पे -1, 0 डालने पे 0 और पॉजिटिव डालने पे 1, यही आपको आउटपुट देगा। इस फंक्शन को जनरली ये डिनोट किया जाता है कि फॉर x <0 एंड x <0 हम और कुछ नहीं,
मॉडुलस फंक्शन को आइडेंटिटी फंक्शन मतलब x से डिनोट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, इसको मॉडुलस को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, एंड फॉर x इक्वल्स टू 0 को हम 0 वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो ये चीज भी बोलते हैं हम, फंक्शन को ऐसे भी ये डिफाइन करते हैं। देखिए अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और बाकी क्या है पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, बट पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या मिलेगा जी आपको, नेगेटिव वैल्यू है ना, तो नेगेटिव ऑफ 1 मिलेगा। तो इसीलिए जो ये पूरा हमने किया है, दिमाग लगाओगे आप, कॉमन सेंस यूज करोगे तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव इसके लिए मिलेगा, और वैल्यू क्या आएगी जी 1, तो इसलिए ये -1 बना। पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डिवाइड कराएंगे x बाय x को तो 1 मिलेगा, तो इसलिए +1 मिलेगा। कॉमन सेंस से आप बता सकते हो, और x जब 0 है तो 0 है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए ग्राफ बहुत अच्छा है इसका। देखिए ये हमारी लाइंस हो गई, ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ हम बनाते हैं, देखिए ऐसा कुछ। पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होगा जी, पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि 0 को हटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए मतलब खाली गोला लगा दिया, मतलब 0 को काउंट नहीं किया है। सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें 1 मिल रहा है ना, सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1 मिल रहा है। ओके, यही बात है। जब 0 होगा तो 0 मिलेगा, x जब 0 होगा तो 0 वैल्यू मिलेगी, और x जब नेगेटिव होगा तो हमें क्या मिलेगा, -1, तो मतलब 0 यहाँ है, इसके आगे की नेगेटिव वैल्यू सारी यहाँ से शुरू होती है, तो -1। सो ये ग्राफ हो गया, दिस इज आवर पॉजिटिव fx, ये -fx, ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस। बात समझ में आया? तो अब डोमेन और रेंज क्या होगा, देखिए डोमेन और रेंज। डोमेन है इस फंक्शन का हर वैल्यू, देखिए कहीं से भी अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाता हूं मेरे बच्चे, तो सब वैल्यूज कवर हो रही है ना, देखिए यहां से सारी वैल्यूज कवर हो रही है, सारी वैल्यूज कवर हो रही है, यहाँ पे भी नेगेटिव के अंदर में भी वर्टिकल लाइन बनाने पे सारी वैल्यूज कवर हो रही है। तो डोमेन में क्या आ रहा है, रियल वैल्यूज। बट हॉरिजॉन्टल अगर वैल्यूज बनाएंगे तो कहाँ कवर होगी भाई, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, ये डिनोट करेगा y एक्सिस को, है ना, मतलब सॉरी रेंज को। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने में एक तो 1 पे बन रही है, एक यहाँ बन रही है, और एक 0 पे मीट कर रहा है। सो रेंज में क्या आ रहा है, एक -1 वैल्यू आएगी, एक 0 आएगी और 1 आएगी, ये इसकी रेंज है। ठीक है, किसकी, सिग्नम फंक्शन की। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको क्लास 12th में इनका डायरेक्ट यूज करना होगा। आपको बोल रखा होगा सिग्नम फंक्शन ये है, सो इसके आगे क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि बताओ कंपोजिट फंक्शन कैसे होगा, इसके रिलेटेड आपका 1 to 1 है या नहीं है, many to 1 है या नहीं है, यही सब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बट इसको डायरेक्टली यूज करना होगा तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है, इसलिए अब रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे। रेसिप्रोकल फंक्शन, ये भी आपको पता है क्या होता है। रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब जो भी आप इनपुट डाल रहे हो उसका वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब 1 में x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। जो भी आपने इनपुट डाला, यहाँ पे जो भी आपने इनपुट डाला वो 1 में चला जाएगा, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन। ग्राफ कैसा बनेगा जी इसका, देखिए ये आपका fx, ये आपका -fx, ये आपका क्या है जी, x है, ये आपका -x है। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहां से जब 1/x करेंगे तो 0 पे क्या होगा जी, 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना, 1/0 नॉट डिफाइंड, है ना। जब 0 पुट करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड। बट मान ले 0 से जस्ट थोड़ा बड़ा हो गया, 1 में 0.000000002 ऐसे आ गया, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी की तरफ, मतलब काफी हाई वैल्यू आएगी। 0 से पे तो मीट नहीं कर रहा, बट 0 के पास से जाएगा तो काफी ऐसे हाई वैल्यू पकड़ रहा है ना। और जैसे जैसे वैल्यूज बड़ी हो रही है, 1/1, 1/2, 1/2387645, तो ऐसी वैल्यू 0.0001, मतलब बहुत छोटी वैल्यूज आ रही है आउटपुट में। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा कि यहाँ पे आपका यहाँ पे जब ओरिजिन के पास जा रहा है तो ग्राफ बहुत ज़्यादा वैल्यूज है, और जैसे ओरिजिन से दूर आ रहा है वैल्यूज कम होती जा रही है, और कम होते बनते ऐसे आएगा। ठीक है जी। नेगेटिव साइड में देखेंगे तो नेगेटिव साइड में भी यही होगा कि 0 के पास जितना ग्राफ है उतनी वैल्यू -इन्फिनिटी की तरफ से है, और जैसे जैसे वैल्यूज दूर जानी शुरू होंगी वैल्यूज जो है कम होती रहेगी, और ऐसे कैसे कम होता रहेगा। तो ये हमारा ग्राफ डिनोट करता है किसका जी, हमारा fx = 1/x का। ओके, अब इसका रेंज और डोमेन और रेंज देखिए। डोमेन के अंदर अब सब कुछ वैल्यूज कवर हो रही हैं। डोमेन में क्या सारी वैल्यूज कवर हो रही है, देखिए हाँ जी सर,
ये देखिए सारी वैल्यूज दिख रही हैं सर हमें तो। सर सारी वैल्यूज है, कहाँ है भाई, जीरो पे कहाँ कनेक्ट हो रहा है, जीरो पे ग्राफ नहीं कनेक्ट हो रहा है। देखिए कहीं भी ये वाई एक्सिस को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पास से निकल रहा है बट टच नहीं कर रहा है। तो डोमेन में क्या हो रहा है, सारी रियल वैल्यूज बट जीरो को छोड़कर, है ना। वैसे ही रेंज के अंदर में अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे जी, हमारा ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन ये कहाँ मिल रही हैं, ये सारी रियल नंबर पे मिल रही हैं बट जीरो पे नहीं मिल रहा है, जीरो पे नहीं मिल रहा है, जीरो को ये भी छोड़ रहा है। तो डोमेन क्या है, रियल माइनस जीरो, रेंज क्या है जी हमारी, रियल माइनस जीरो। ऐसा आपका आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन नाम सुना हुआ सुना लग रहा है। स्क्वायर कब पढ़ते थे जी, जब पावर 2 हो। सो ऐसा फंक्शन जब आप इनपुट में x डालें और उसका स्क्वायर आउटपुट में आए, ठीक है ना। सो ऐसा फंक्शन कहलाता है स्क्वायर फंक्शन। इसका ग्राफ कैसा होगा, ये सब पढ़ चुके हैं हम, बस रिवाइज करा रहे हैं जी आपको, है ना। इसका ग्राफ होगा जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो 0, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालने पे 4 आएगी, 4 डालने पे आपका 16 आ जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता दिखेगा आपका यहाँ पे, है ना। ओके, जब नेगेटिव साइड में देखेंगे तो -1 डालने पे आपका -1 आ रहा है, -2 डालने पे आपका 4 आ रहा है ना। और आपका ऐसे ही 4 डालने पे -4 डालने पे 16 आ रहा है। तो ग्राफ यहाँ से भी कैसा जाता दिखेगा, ये कुछ ऐसा जाता दिखेगा। सो ये ग्राफ जो हमें दिख रहा है ना बच्चे, ये आपका है fx = x²। मुझे याद, आपको याद है कि ऐसा ग्राफ जो हमने पढ़ा है 11th में, उसको बोला गया है पैराबोला। पैराबोला तो ये ग्राफ और कुछ नहीं, पैराबोला भी बता रहा है, जहां पे आपका बच्चे डोमेन जो है वो और कुछ नहीं, वो आपकी सारी वैल्यूज कवर करेगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है ना, 1 का, 2 का, -1 का, -378 का, किसी का भी हो सकता है। तो डोमेन में सारी वैल्यूज आएंगी, है ना। बट रेंज की अगर मैं बात करता हूँ तो रेंज में कोई भी आपकी नेगेटिव वैल्यू नहीं कवर हो रही है ना। तो रेंज में क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। सो ये आपका बात हो गई यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन की। ऐसे ही क्यूब फंक्शन आप बनाइए फटाफट से। क्यूब फंक्शन का मतलब क्या है, जब पावर जो है आपकी 3 हो जाए, जब आपकी पावर 3 हो जाए, मतलब x तो डाले और आउटपुट में क्या मिले, x की पावर 3, x³ मिले। ओके, सो ऐसा फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे फंक्शन का जब हम ग्राफ देखेंगे तो 1 डालेंगे तो 1 मिलेगा, 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, 2 डालेंगे तो 8 मिलेगा, 4 डालेंगे तो भैया 64 मिलेगा। ये वैल्यू तो बहुत ज्यादा आ रही है। ये ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा, ऐसे पूरा एकदम बहुत बड़ा ऊपर वैल्यू तक। नेगेटिव में डालेंगे, -1 डालेंगे तो -1 मिलेगा, -2 डालेंगे तो -8 मिलेगा जी। और वैसे ही माइनस अगर आपका 4 डाल दिया तो -16, बहुत बड़ी वैल्यूज आ रही है। तो ये ग्राफ नीचे में कुछ ऐसे आएगा। सो ग्राफ क्या दिख रहा है भाई, हमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव सब कवर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है हमारा। डोमेन क्या है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पे हमारी x³ आ सकती है। रेंज क्या है, पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, तो ये भी सारी वैल्यूज कवर कर रही है ना। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। भाई हम बना नहीं सकते, बहुत ऊपर है। अगर मैं यहाँ वैल्यू डाल दें, अगर मैं आपसे बात करूँ 20 पे, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, x³ मतलब 20 का क्यूब, दैट इज 8000। कहाँ बनाऊँ भाई ग्राफ, मैं 40-50 तक दिखा सकता हूँ, मतलब वो है बहुत ऊपर है, ठीक है ना। सो सब हर वैल्यू पे कवर हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं नेगेटिव साइड में भी हर वैल्यू पे कवर हो रहा है, रेंज में भी सब कुछ आ रहा है, डोमेन में भी सब कुछ आ रहा है, ठीक है। क्यूब और स्क्वायर हमने देख लिया। अब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की भी बात कर लेते हैं इसी प्रकार। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की भी। स्क्वायर रूट क्या बोलता है, कह रहा है ऐसा फंक्शन जहां आप x डालो और उसका रूट मिले, पॉजिटिव रूट मिले, याद रखिएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट मिले, ठीक है। सो आपका ये होता है स्क्वायर रूट फंक्शन। फंक्शन जो है, इनपुट जो जा रहा है मेरे बच्चे, यहाँ पे हमें पता है अगर आउटपुट में हमें रियल वैल्यू चाहिए तो इनपुट में सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर का ही आपको मिलेगा रियल नंबर। अगर नेगेटिव डाल देंगे तो वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ये पढ़ चुके हैं आप, है ना। सो पॉजिटिव नंबर डाल सकता है इसका, अदरवाइज नेगेटिव नंबर पे नहीं होगा, वो इमेजिनरी वैल्यू देगा। अगर ग्राफ की बात करेंगे तो क्या होगा जी, आपका ग्राफ में यहाँ पे जो कवर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। 0 है तो 0, ठीक है। 1 होगा तो 1, है ना जी, 1 होगा तो 1, 2 होगा तो √2 1.41, तो थोड़ी सी बड़ी हुई, 3 का थोड़ा सा और बड़ा हुआ, 4 का
थोड़ा सा 2 तक पहुंच गया, ऐसे ही 5 पे थोड़ा सा और बढ़ा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, देखिए, है ना, ये ग्राफ है इसका। ओके, सो ग्राफ में क्या कवर हो रहा है, 0 से आपकी x सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज, और y में देखें मतलब fx की वैल्यूज देखें तो वो भी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज कवर हो रही हैं। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन में आएगा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ रियल नंबर, रेंज में क्या आएगी जी, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रियल नंबर, है ना, दिख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही कवर कर रहा है ग्राफ। बट अगर हम बात करते हैं आपसे क्यूब रूट फंक्शन की, क्यूब रूट फंक्शन में तो भैया नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो, सबका जो है आउटपुट आपका रियल नंबर ही मिलेगा। तो मतलब x डालने पर जब आउटपुट आपका क्या है 1/3 क्यूब रूट ऑफ x, इसको लिखने का एक और तरीका होता है x की पावर 1/3, ये दोनों एक ही बात है। ऐसे रूट का साइन लगा के 1/3 लिख दें, ठीक है, सॉरी 1/3 नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं, ऐसे 3 लिखते हैं यहाँ पे, या ये लिखते हैं, तो ये दोनों बात बराबर है। मतलब क्या है कि ये क्यूब रूट का फंक्शन है। ग्राफ कैसा होगा इसका, ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार, देखिए कैसा होगा जी, हमें यहाँ पे 1 डालने पे 1 मिलता है, 8 डालने पे जाके 2 मिलता है, तो मतलब इतनी कम वैल्यू, और है ना ऐसे ही होता है ना, आपका 27 डालने पे 3 मिलता है, तो इतनी कम वैल्यूज आ रही है, ग्राफ मतलब और छोटा हो गया, है ना, देखिए ये 8 डालने पे आपको 2 मिला है, ठीक है, और यहाँ पे 27 बहुत आगे जाने पर आपको 3 मिला है ना, ये 1 है आपका। सो ग्राफ कुछ कम है, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, बहुत पास पास हो गया, उससे भी पास, मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट का बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, क्यूब रूट में तो और पास हो गया, स्क्वायर रूट का कुछ ऐसे होगा, क्यूब रूट में और पास हो गया। बट क्यूब रूट नेगेटिव नंबर का भी होता है, -1 पे क्यूब रूट क्या वैल्यू देगा, -1, -8 पे क्या वैल्यू देगा जी, -2, -27 पे माइनस आपका 3। सो यहाँ पे भी ऐसे ये ज्वाइन कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा होगा, ये ग्राफ होगा, ठीक है, बात समझ आई, इसको हटा दो, ग्रीन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ से भी, ये हमारा क्यूब रूट का ग्राफ है। तो इसमें क्या जा रहा है इनपुट में, इसके इनपुट में जो जा रहा है वो सारी रियल नंबर वैल्यूज आ रही है, रेंज में भी क्या आ रहा है जी, सारी रियल वैल्यूज नंबर आ रही हैं, सारी वैल्यू जो है आपकी कवर हो रही हैं यहाँ पे। ओके बच्चे, बात समझ में आया, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शंस और, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए समझना। क्या है, लीनियर फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, बस ये 3 टाइप के। ये बस आपकी एक जो रिवीजन वाला पार्ट है वो कवर होने जा रहा है। हमने 80% चीज़ें पढ़ ली हैं, 20% चीज़ें और पढ़नी है, हमारा रिवीजन एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है लीनियर फंक्शन में बोल रहा है कि एक फंक्शन है f(x), ठीक है। सो लीनियर फंक्शन के अंदर में हम x इनपुट डालते हैं, तो हो सकता है कि x इनपुट डालने पे उस वैल्यू को किसी m से मल्टीप्लाई करना पड़ जाए और एक कांस्टेंट को ऐड करना पड़ जाए। तो अगर ऐसा करना पड़ गया तो इसको बोलेंगे हम लीनियर फंक्शन, जहाँ पे m जो है वो स्लोप डिनोट करता है और c जो है वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन डोनेट करता है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है इस बात का, आप सब पढ़ चुके हैं मुझे पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिवीजन देखिए कितने अच्छे से हो रहा है आपका। अगर ये फंक्शन है हमारा, है ना, जहाँ ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है x की वैल्यू, है ना, और ये आपका पॉजिटिव fx है, ये आपका माइनस ऑफ fx है। सो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, कह रहा है कि देखिए अगर यहाँ पे m प्लस c लेते हैं तो कोई वैल्यू ले लेते हैं ऐसी, m की कोई फिक्स वैल्यू मान लेते हैं 2 ले लेते हैं। fx फंक्शन कोई फिक्स वैल्यू ऐसी है कि m की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। सो अब वैल्यूज को पुट करके देखते हैं ग्राफ कैसा बन रहा है। x की वैल्यू डाली हमने 0, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, fx की वैल्यू 3। सो ग्राफ कहीं यहाँ पे आ रहा है ना, ग्राफ कहीं हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, सॉरी 0 पे है ना, 0 पे आ रही है 3 वैल्यू। ओके, तो ग्राफ 0 पे fx की वैल्यू, x 0 डालने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है, तो ग्राफ कहीं यहाँ मीट करेगा, ये पॉइंट है 0 3, है ना। वैसे ही 1 डालेंगे तो क्या होगा जी, 5 पे मीट करेगा, तो 1 डाली यहाँ पे तो ये 5 पे कहीं यहाँ वैल्यू आ रही है। 2 डालेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे हमारा 4 + 3 7 पे मीट करेगा, ऐसे ग्राफ जा रहा है। वैसे ही नेगेटिव वैल्यू डालते हैं, -1 डालेंगे तो कहाँ मीट कर रहा है जी, ये 3 और -2 आपका कहाँ पे 1 पे मीट कर रहा है ये, तो -1 पे कहीं यहाँ आएगा ये ग्राफ। अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं -2 डालूंगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये यहाँ कहीं आ रहा है।
-1.5 डालेंगे, मतलब ये पॉइंट कहाँ है, -1.5, तो ये हमारा ग्राफ 0 पे मीट करेगा। देखिए 2 इंटू -1.5 -3 + 3 0। सो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना, ये ग्राफ है। देखिए अब जो ये लाइन जा रही है ना, क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है कि जो ग्राफ में आपने ऐड किया था वो ओरिजिन उतना शिफ्ट हुआ था, ओरिजिन ऊपर उतना शिफ्ट हुआ था। अगर +3 ऐड किया था तो आपका ये 3 पॉइंट ऊपर हो गया था, याद है जी, ये हमारा 3 पे मिल रहा है आके, है ना। सो हमारा 3 पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया है ग्राफ, fx पे ये 3 पॉइंट ऊपर मिल रहा होगा जाके, ओके। और अगर आपको fx = x का ग्राफ याद हो, आइडेंटिटी फंक्शन का, तो उसका स्लोप जो है ना वो कुछ ऐसा आ रहा था, ये ऐसा आ रहा था, और ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। सो स्लोप नीचे से गिर के थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे से ऐसे था वो, है ना, और ये ऊपर हो गया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो मतलब इसका एंगल ऊपर हो गया। तो जितना वैल्यू यहाँ पे बड़ा होगा उतना इसका ग्राफ ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। मतलब अगर 2 की जगह मैं यहाँ पे 3, 4 ऐसे वैल्यू लेना शुरू कर दूंगा तो ग्राफ जो है मेरा उतना ऊपर जा रहा होगा। ये ग्राफ जो है ये लेट सपोज ऐसे जा रहा होगा, ये और ऊपर, ठीक है, ऐसे 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 इस तरीके से मूव करेंगे। जितनी वैल्यू बढ़ी ये ग्राफ ऐसे 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 उठना शुरू हो जाएगा, और जितना वैल्यू यहाँ पे ऐड करते रहेंगे उतनी इसकी ओरिजिन पे मीट करने की, ये पॉइंट पे मीट करने का जो पॉइंट है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव ले जाएंगे, -2 -3 ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ मूव ऑन करेगा। जहाँ ये कनेक्ट करेगा तो ये यहाँ से ऐसे पास ऑन करना शुरू करेगा, ठीक है। मतलब इसको मैं अगर ये हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, सो अगर ये +3 के जगह में अगर मैं यहाँ पे बच्चे -3 लिख देता तो ये ग्राफ कहाँ मिलता, यहाँ मिलता, ये ग्राफ कहीं ऐसे पास ऑन हो रहा होता, ठीक है, ऐसे बन रहा होता। और अगर ये 2 की जगह में -2x -3 लिख देता तो ये ग्राफ जो ऐसे लाइन जा रही है ना, तो वो लाइन कहीं कुछ ऐसे जा रही होती है, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप आ जाएगा, गिरता हुआ, उठता हुआ पॉजिटिव, गिरता हुआ नेगेटिव। तो ये सब चीज़ें डिनोट करती हैं। डोमेन, रेंज सब दिख रहा है, यहाँ से रियल वैल्यू ही आएगी, रियल नंबर। इनका डोमेन रेंज क्या होता है, हमेशा रियल नंबर, डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर होगी, ठीक है जी, बात समझ में आई। पोलिनोमियल फंक्शन, अब इसका ग्राफ नहीं बना रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखिए इस फॉर्मेट में आपको दिखने वाले जो फंक्शन होते हैं उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, जहाँ पे आपकी x की पावर 1 से ऊपर आ सके, ax², तो पावर 1 से ज़्यादा आ गई, bx + c, a, b और c क्या है, कोई कांस्टेंट है ना। हमने ऐसी चीज़ को पोलिनोमियल इक्वेशन बोला था। अब अगर मैं इसको फंक्शन बना दूं जी, मतलब यहाँ पे x डालने पर इसकी वैल्यूज ऐसी आ रही हैं इनका कॉम्बिनेशन के तौर पे, तो ये फंक्शन बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे 0 के इक्वल इक्वेट कर दूं तो ये पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है, याद है। बट यहाँ =0 नहीं किया तो ये इक्वेशन नहीं है मेरे बच्चे, ये क्या है, मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि fx की वैल्यू ये है। तो मतलब जो हमारा पोलिनोमियल इक्वेशन होता था उसका एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पावर स्क्वायर तक हो, हमारा fx की = ax³ भी, क्यूब वाला भी हो, चाहे पावर 4 भी हो, 5 भी हो, वो सब कुछ जो है मेरे बच्चे आपका पोलिनोमियल फंक्शन कहलाएगा। मतलब एक वेरिएबल लिया है उसकी पावर होनी चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा, वो सब क्या कहलाता है, हमारा पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। रैशनल फंक्शन क्या बोलता है, कह रहा है अगर 2 पोलिनोमियल फंक्शन को आप डिवाइड करा दें तो वो हमारा एक नया फंक्शन बन जाएगा जिसको हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है मेरा ax² + bx + c, एक फंक्शन है मेरा dx² + ex + f। तो ये दोनों फंक्शन जो हैं हमारे डिवाइड कराने पे रेसिप्रोकल फंक्शन बन जाएंगे। बट याद रखना है क्या बात, जो नीचे वाला फंक्शन है qx, ये 0 नहीं होना चाहिए। px 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ता, ये नीचे वाला फंक्शन जो है मतलब dx² + ex + f, मतलब x की वैल्यू यहाँ पुट करने पर ये कभी 0 नहीं आनी चाहिए, ये कभी 0 नहीं आनी चाहिए। ये कंडीशन है हमारी रैशनल फंक्शन की, ठीक है। क्योंकि अगर ये 0 आ जाएगा तो क्या होगा भाई, हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात समझिए, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑन फंक्शंस की, जिसको हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। अलजेब्रा ऑपरेशन का मतलब क्या है, हमारा वो नहीं है भाई जो आपके मेडिकल वाले लोग करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम मैथ्स में ऑपरेशन की बात करते हैं या अलजेब्रा की बात करते हैं तो मतलब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो हम जो हैं बच्चे
फंक्शन को एक को दूसरे में ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक फंक्शन f है, एक दूसरा g है, तो उनको ऐड कर सकते हैं। सो अगर मान लीजिए इनपुट जा रहा है x तो आउटपुट बन रहा है fx, और यहाँ g में इनपुट जा रहा है सेम x तो आउटपुट बन रहा है gx। तो इनको ऐड हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल लिया यहाँ पे देखिए, एक fx है, एक gx है 3x²। सो मैं इन फंक्शन को कैसे ऐड करूँगा, fx ऐड करेंगे gx में, तो ये बन जाएगा fx है 2x और gx है 3x²। तो मैं नॉर्मली ऐड कर सकता हूँ, ओके, नॉर्मली ऐड कर सकता हूँ। इन दोनों की जो रेंज है, इन दोनों की जो रेंज है और इन दोनों का जो डोमेन है वही हमारा f प्लस g का डोमेन होगा। अगर दोनों की रेंज और डोमेन सेम है तो क्या होगा जी, हमारा वो सेम रेंज डोमेन पे ये अकर कर रहा होगा। अदरवाइज अगर कुछ एक्सेप्शन आ गई है, मान लो इनकी डोमेन रेंज में कुछ एक्सेप्शन आ गई है, तो वो डोमेन रेंज में एक्सेप्शन यहाँ भी होगी। बात सिंपल है, ठीक है ना, बात सिंपल है। अगर सिमिलर तरीके से मैं मल्टीप्लाई भी कराऊंगा दो फंक्शन को, अगर f को मल्टीप्लाई कराना है g को, तो हम लिखते हैं डॉट से। सो इसका मतलब क्या है कि एक फंक्शन को मैंने दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कराया है। सो 2x को मैंने 3x² से मल्टीप्लाई कराया है, तो मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, दैट इज 2 × 3 6, और x को x² से मल्टीप्लाई, मतलब x की पावर 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई। तो दिस विल बी 6 × दोनों वैल्यू सेम है, पावर में ऐड हो जाएगा यहाँ पे, दिस इज 6x³। ये आउटपुट आया है ना। ये सब हम सीख चुके हैं, बहुत सिंपल सी बात है। बट एज अ फंक्शन कैसे होता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसमें भी सेम बात है, अगर यहाँ पे रियल टू रियल है, दोनों का अगर डोमेन और रेंज सेम है, तो आपका f × g का भी सेम डोमेन और रेंज होगा, ठीक है। आपका डोमेन और रेंज यहाँ पे सेम ही होगा, ओके। बट अगर लेट सपोज, अरे क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे f × g, यहाँ पे r/r, ठीक है। बट अगर लेट्स यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ सकती, 0 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता है, तो वो आपका f × g में भी नहीं आएगा, सेम रेंज में। अगर यहाँ पे 2 3 4 कोई नहीं आ सकती है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो यहाँ पे माइनस होगा वो होगा, ठीक है। ये कुछ करना नहीं है, बट आपको 11th में भी नहीं बताया था, बट कुछ बेसिक का पार्ट है वो बता रहे हैं जी, ठीक है, ऊपर ऊपर से। इसका कोई यूज़ नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है, बट फिर भी समझ लीजिए। सिमिलरली अगर मुझे f में g माइनस करना है, तो वो ऐसे ही प्रोसेस में होगा कि fx में आप gx को माइनस कर सकते हैं। तो fx अगर आपका 2x है, gx आपका 3x² है, तो इसको ऐसे माइनस में लिखा जा सकता है। और अगर आपको इनको डिवाइड कराना है, तो मतलब फंक्शन को f/g फॉर्म में लिखेंगे, तो दैट इज fx/gx। सो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि gx की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि वो 0 हो जाए। तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो fx क्या है हमारा, 2x है, gx क्या है जी, 3x है, स्क्वायर है। सो ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो मतलब 3x² शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये 0 कब हो सकता है, जब x जो है 0 होगा, तो ये वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, इसमें x की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, ओके। बात समझिए, इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो स्क्वायर से 2 कटा, तो आंसर वैल्यू क्या आ गई, 2 = 3x। ये कट भी तभी हो सकता है जब आप ये लिखेंगे यहाँ पे कि एज x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नहीं लिखा तो आप कट नहीं कर सकते, क्यों, बिकॉज अगर x की वैल्यू 0 है तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये चीज़ नॉट डिफाइंड हो जाती है, ये चीज़ नॉट डिफाइंड हो जाती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखिए। सो अगर मान लीजिए ये एक फंक्शन थोड़ा उल्टा होता, मान लीजिए fx की वैल्यू 3x² होती और नीचे 2x होती, तो आप इसको ऐसे कट नहीं कर सकते थे अनटिल एंड अनलेस आप नहीं लिखते हैं कि x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। ये ऐसी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बेसिक सी चीज़ें बच्चे मिस कर देते हैं, ठीक है। आप नहीं करोगे, मुझे पता है, आप समझ चुके हैं, ओके। सो ये जो हमने कंसेप्ट पे बात करी है अभी तक, बच्चे जितना भी अभी तक हमने समझा है, यही बस आपका कवर होता था क्लास 11th फंक्शंस के अंदर में। ये सब बातें हमने बहुत डिटेल में क्लास 11th में पढ़ी हैं, हमने भी समझाई हैं, वहाँ बच्चों को अच्छे समझ भी आई हैं। बट जो बच्चे हमारे साथ नहीं पढ़ पाए थे, उन बच्चों के लिए ही तो डिफ़िकल्ट था, उन बच्चों को ही लग रहा था कि फंक्शन में सर कुछ वीकनेस रह गई है, तो उनके लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप फंक्शन को इस तरीके से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो अब यहाँ से हमारा शुरू होता है क्लास 12th का फंक्शंस, 1-to-1 फंक्शन, many-to-1 फंक्शन, ये पढ़ेंगे कैसे हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, सब देखेंगे बच्चे, बट नेक्स्ट क्लास से। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।